नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ईपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको आपको करा रहा है। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अगर आपने वो चीजें नहीं देखी हैं तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें मैं आपको पता है कि आपके पटवारी में जो दूसरा आपका सिलेबस है यानी जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, वहां पे आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके हिंदी से, इंग्लिश से, साथ में साइंस से, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, इस प्रकार की चीजों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन्हीं की मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के बीच से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से बेहतर हो पाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने वो चीजें नहीं देखी हैं तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम आपके जो हिमाचल प्रदेश पटवारी है उसकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और जिसमें हम पहला क्वेश्चन जो देखेंगे वो आपका क्वेश्चन होगा साइंस से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चैप्टर मतलब पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा, जो कि आपके ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कई एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको याद रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा कि शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित इसमें से कौन सा ब्लड है, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड है जो हमारी बॉडी में आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो भी जर्म्स होते हैं या जो भी जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उसको शरीर में आने से कौन सा ऐसा ब्लड है जो रोकने का काम करता है। तो आपको ध्यान देना है वो कौन सा ब्लड है। तो आपको याद रखना है वो है आपका WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ये आपको ध्यान देना है। क्या करता है ये, कि जब हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड होता है तो जब हमारी बॉडी में आपका क्या आता है, कह सकता हूं कि जर्म्स आते हैं या ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया आते हैं हमारी बॉडी में जो हमें बीमार पहुंचा सकते हैं, या हमारे अंदर की जो क्षमता है उसको घटा सकते हैं, या हमारे अंदर की जो क्षमता है उसको खत्म करने का कार्य करें। ऐसे जर्म्स को कौन रोकता है, तो याद रखिएगा WBC। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये है आपके प्रतिरक्षा से संबंधित, और ये हमारी बॉडी की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा RBC के बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बता रखी हैं। इसके पहले मैंने आपको कह सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीजों को मैं आपको बता रहा। तो RBC के बारे में बताया कि RBC क्या होता है, तो आपको मैंने बताया कि वो बोन मैरो में बनता है। इसके अलावा उसका कार्यकाल बताया, और भी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप इसी तरीके से चीजों को देखते रहिएगा। अगर आपके एक MCQ है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं तो याद रखिएगा एक MCQ के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। सबसे पहले हार्मोन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हार्मोन हमारे बॉडी में ऐसे कह सकता हूँ पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से इंक्रीज होते, मतलब कि कह सकता हूं कि बाहर निकलते हैं, साथ में उनके अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको चीजें कुछ बता रखी हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो याद रखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन्स कहां से निकलता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा अग्नाशय से ये आपका निकलता है। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, तो याद रखिएगा जो लोग भी मधुमेह यानी कि डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके अंदर या तो इंसुलिन कम हो जाता है या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या, इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। एक चीज और कि ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं, जब ये हम क्या करते हैं इसको ग्रहण करते हैं, तो आपको पता है कि भोजन में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो यहाँ पे क्या मैं बता रहा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा वो आपका इंसुलिन हार्मोन्स ये काम करता है। तो ग्लूकोज, तो यानी कि ग्लूकोज में चेंज करने का काम कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है, तो ग्लूकोज करता है, जो हमें उष्मा ऊर्जा देता है क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, औषधि बनाने में या फिर धातु बनाने में
या कह सकता हूं ईंधन या फिर उर्वरक में। तो आपको ध्यान देना ये सबसे ज्यादा खाद यानी कि उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग किया जाता है। इस चीज के बारे में आप जानते होंगे कि जो यूरिया होती है, इसके अलावा और भी जो आपके अदर फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारी जो भूमि है यानी भारत में पाई जाने वाली जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। साथ में अगर नाइट्रोजन को उसमें यूज कर दिया जाए तो वहां पे जो होने वाली उपज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको आंसर इसका याद रखना है कि क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे कि उष्मा का संचार होता है। अब सबसे पहले उष्मा का संचार का मतलब क्या हुआ कि उष्मा का यानी कि जो हीट होती है उसका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो याद रखिएगा इसके लिए 3 विधि होती है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका चालन विधि, दूसरा क्या होता है संवहन विधि, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका विकिरण विधि। तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों नाम जो है ये किसके हैं? तो याद रखिएगा ये संचालन का मतलब वही चालन है, इसको कंडक्शन बोलते हैं और इसको कन्वेंशन बोलते हैं, उसको रेडिएशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा चालन क्या होता है? तो चालन में क्या होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ होगा या कोई मैटर होगा उसमें जब हम उसको एक पार्ट को गर्म करेंगे तो दूसरे पार्ट तक उष्मा अपने आप चली जाती है, यानी उष्मा के कण धीरे धीरे मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो तवे पे रोटी बनती है, अगर वो जो लकड़ी का बना होता है जिसको हम पकड़ते हैं अगर वो नहीं होता तो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा उसमें पहले तवा गर्म होता, फिर उसका जो निकला जहां पे लकड़ी का यूज करते हैं वो नहीं होता तो धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप चावल या सब्जी को जिस चीज से चलाते हैं अगर आप उसको उसी में डाल के छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये वाला पार्ट तो पानी में था, गर्म पानी में, लेकिन ये वाला भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा एक जगह से दूसरी जगह आपका चली गई। हमने पदार्थ को इधर उधर कुछ भी नहीं किया लेकिन उष्मा चली गई। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है इसको चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। संवहन में क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा संवहन का मतलब इस तरीके से एक बर्तन हो गया, इसमें आपका पानी भर दिया गया कुछ इस तरीके से। तो याद रखिएगा जब इसको जलाया जाता है तो जलाने पे होता क्या, नीचे का पानी जब गर्म हो जाता है तो याद रखिए पानी नीचे गर्म होने के कारण ये हल्का हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि गर्म पानी आपका ऊपर और ऊपर ठंडा पानी था तो ये नीचे आ जाता है, फिर ये गर्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसे घूमती रहती है। तो ये कौन सा हो गया? तो ये संवहन हो गया। एक प्रकार से यहां से भी उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। विकिरण का मतलब जो सूर्य की प्रकाश आती है बिना किसी, आपको पता है किस तरीके से आती है, सीधे तरीके से, तो आपको वो विकिरण कहलाते हैं। तो उष्मा का संचार याद रखना है। इसमें से जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे संचालन की जगह चालन भी हो सकता है, संचालन भी दे दिया है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके साइंस का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराते रहूंगा। क्या बोला? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो आपको पता है कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आप सुने होंगे कि जब इस तरीके का कोई सतह हो, ये पहला माध्यम हो वायु या फिर कह सकते हो दूसरा आपका जल, यानी कि ये आपका विरल माध्यम है, ये सघन है। सघन का मतलब जिसमें पार्टिकल्स पास होते हैं और ये दूर होता है। तो आपको पता है कि इस तरीके से इसके अंदर एक अभिलंब होता है जब प्रकाश आता है, और यहाँ पे ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, ये या तो क्या करेगा, ये नीचे कुछ इस तरह, इसको जाना तो सीधा चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो ये इसकी तरफ घूम जाता है या तो इधर घूम जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और एक और चीज कि इसमें जो किरण है वो सीधी ना जाने के बाद जाने के जगह वो क्या करती है, या तो इधर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है, माध्यम आपका चेंज होता है। वायु आपका विरल हो जाता है और जल आपका सघन, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीधी रेखा में, अंधकार में, निर्वात में या प्रकाश का माध्यम बदलने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का माध्यम बदलने पर ऐसा होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी प्रकाश से रिलेटेड चीजें मैं अभी और आपके लिए लेके आऊंगा। प्रकाश का आपको पता है कि प्रकाश से कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चीजें मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। बट ऐसे अभी फिलहाल में 5-5 क्वेश्चंस करके करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके पास कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको उसका आंसर भी मिलता रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि हिंदी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे समास हुआ, संधि हुआ, संज्ञा हुआ, इसी तरीके से और भी चीजें संधि की लेके आ रहा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि चतुरानन में कौन सा समास है। तो आपको पता है
क्या बोला, चतुरानन, यानी कि जिसके क्या हो, चार, कह सकता हूं चार चतुरानन। इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो चतुर प्लस आनन, यानी जिसके क्या हो, चार आपके क्या होते हैं, मुख होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चार मुख किसके होते हैं, तो आपको पता है ब्रह्मा जी के आपके चार मुख। तो याद रखिए, जिसमें से तीन आपको फ्रंट से दिखते हैं, एक पीछे वाला नहीं दिखता, तो चतुरानन कौन हो गया, ब्रह्मा जी। यानी कि यहाँ पे तीसरा मीनिंग निकल रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा ये है आपका बहुव्रीहि समास। ये आपको ध्यान देना है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं बोलूं गजानन, यानी कि गज प्लस आनन, यानी जिसका मुख गज के समान हो, तो वो कौन सा है, यानी कि गणेश जी हैं वो, तो कौन से समास, बहुव्रीहि समास। ये चीजें मैंने आपको डेली अभी एक एक करके आपको रोज करा रहा, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, महोज का संधि विच्छेद कराइए। कल भी मैंने वृद्धि संधि से एक एग्जाम्पल आपको कराया था, आज दोबारा से वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जाम में वृद्धि संधि, यड़ संधि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, और गुण संधि। तो मैं इसको करा देता हूं। क्या होगा, महोज का अगर मैं संधि विच्छेद करना चाहूं, महोज, सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे महोज होता केवल तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ी हो गया, बड़ी का मतलब जिसमें वृद्धि हो गया, यानी कि ये बड़ी वाली मात्रा है, तो अ की मात्रा हो गई, तो ये कौन से संधि, पहचानने का तरीका वृद्धि। अगर जैसे मैं एक चीज बोलता हूँ सिंपल सा, अगर ये इसका एग्जाम्पल होता नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे केवल एक सिंगल सा दिखे, तो ये वृद्धि संधि नहीं है। अगर आपको यहीं पे क्या दिख जाए, ये डबल दिख जाए, एक कैक, तो ये कौन सी संधि हो गई, तो वृद्धि संधि। पहचानने का सिंपल से तरीका है। उसी तरीके से महोज भी आपको यहाँ पे दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो याद रखिएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाता है महा प्लस ओज, यानी कि जिसके अंदर का ओज जो हो, जो प्रकाश हो, या फिर जो जिसकी चमक ज्यादा हो, उसको महोज कहते हैं। तो ये यहां से निकल करके जब बनेगा, तो यहां से आ निकल गया, और ये हो गया आपका ओ, और ये बन जाता है आपका महोज। तो इस तरीके से ये कौन सा हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा महा प्लस ओज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये करेक्ट है। और साथ में ये आपकी वृद्धि संधि है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चंद्रमा के पर्यायवाची में क्या होता है। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे रवि है, ये किसका पर्यायवाची है, तो आपको पता है ये सूर्य का है, आदित्य इनका, ये भी सूर्य के हैं, साथ में दिनकर भी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर बी इसका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जो कि आपका शशि हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि आदि का विलोम क्या होगा। तो विलोम क्वेश्चन, विलोम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, बोल रहा कि पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, आदि का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा आदि का मतलब होता है आपका, इसका अर्थ होगा प्रारंभ, यानी कि जो स्टार्ट हम कहते हैं वो। तो प्रारंभ का क्या हो सकता है, समाप्त या फिर अंत। तो याद रखिएगा इसका होता है आपका कौन सा, तो इसका होता है अंत। तो ये याद रखिएगा, अंत का मतलब, अंत किसका विलोम है, तो आदि का अंत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि जो दिखाई नहीं देता है, तो यानी कि सूक्ष्म क्या होता है, जो सबसे छोटा हो, अल्प का मतलब कम होता है, और अस्पष्ट का मतलब दिखता है बट हमें क्लियर नहीं दिखता है। तो इसमें क्या बचा, अदृश्य। अदृश्य का मतलब जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसको हम अदृश्य कहते हैं। जैसे भगवान अदृश्य हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो आंसर हो जाता है अदृश्य। इसके बाद हम यहाँ पे जो हिंदी वाले क्वेश्चन थे वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है किससे है, तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल से क्वेश्चन है आपको, और आर्टिकल से कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, ही इज एन, सॉरी एन तो यहाँ पे अभी बाद में बताता हूँ, पहले ही इज ऑनेस्ट मैन। तो अब आपको यहाँ पे भरना होगा। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो इसका आंसर नंबर ए है वो पूरी तरीके से सही है। तो याद रखिए आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम आर्टिकल में वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहां पे हम लगाते हैं। जैसे ऑनेस्ट है, जैसे कि आर हो गया, आर का मतलब जो घंटा होता है, वहां पे भी एन लगाएंगे। ऑनेस्ट में मतलब ऑनेस्ट जब मैं बोल रहा तो पहले आपको वॉवेल सुनाई दे रहा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, एन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर जो बी सही है, वो पूरा
इसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान देना है। सेम इसी तरीके से जैसे मैं बोलूं यूरोपियन, तो यूरोपियन को आपको पता है कि जैसे यूरोपियन है उसकी मीनिंग यूरोपियन होगी, तो आपको पता है कि यूरोपियन की मीनिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ई से स्टार्ट होती है, लेकिन कह सकता हूं कि जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आपको आगे यू दिख रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट दिख रहा, तो याद रखिए वहां पे आपका एन ना होकर के क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ए हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्या पूछ रहा, द कैट इज हाइडिंग द टेबल। तो क्या होगा इसका आंसर कि जो कैट है वो कह सकता हूं कि टेबल के नीचे है। अब नीचे का हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, अंडर लगाएंगे या फिर एट लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका यहाँ पे अंडर होगा, ओवर का मतलब ऊपर है जबकि टेबल के वो नीचे बोल रहा है कि नीचे छुपी हुई है। अंडर का मतलब कैसे होता है, जैसे ट्री हो गया मतलब पेड़ हो गया, तो पेड़ की छांव में आप जब खड़े होते हो तो याद रखिएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे भी आपका अंडर का यूज होगा, यहाँ पे भी आपका अंडर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो ये आपको याद रखना है। अंडर का कई जगह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, और पैसिव वॉइस से हम जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसके अलावा जो टेंस होती है उसको चेंज कर दीजिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चीजें हो जाती हैं। कैसे, ये सबसे पहले पहचानना होता है कौन सा टेंस है, तो आंसर हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे आपको कुक का सेकंड फॉर्म दिख रहा, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, और वॉज वर्ब आपका उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगती है। तो कहाँ पे आपको सबसे पहले वॉज वर्ब वाला कहाँ है, देखिए इसके करने के कैसे तरीके हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन हम उसका बना के दिखाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, और डिलीशियस मील, तो यहाँ पे हो जाएगा और डिलीशियस, क्या हो जाता है, और डिलीशियस मील। आगे क्या है, फिर इसके बाद हम लगाते हैं, ये सिंगुलर हो गया तो आपको लग जाएगा वॉच, और कुक का थर्ड फॉर्म हो जाता है कुक्ड, और इसके अलावा बाई, यहाँ पे कुक्ड बाई द शेफ, तो ये आपका हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बनानी है सारे पैसिव वॉइस को। आप लोग ध्यान दीजिएगा टेंस कैसे चेंज करते हैं ये आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन चीजों को बहुत जल्दी से वो आपको चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगा ताकि उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप एक्टिव पैसिव को भी कर लेंगे। तो याद रखिएगा, आप उन चीजों को बताइए जहां पे आपको नहीं समझ में आता है, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। इसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अगला पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, सी ब्रैकेट है टू द मार्केट यस्टरडे। 3 दिनों से मैं ये 2-3 दिनों से रिपीट कर रहा, जब यस्टरडे दिखे तो याद रखिएगा ज्यादा जो चांसेस है वो आपका पास्ट टेंस में बनने का। मीनिंग पहले निकाल लेते हैं। क्या बोला, सी गो टू द मार्केट यस्टरडे, वो कल मार्केट जाती है, ये भी गलत है क्योंकि मार्केट वो तो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, कल जाती है, जाती थी नहीं जाती है। इसके अलावा वेंट, यहाँ पे गोज को देख लेते हैं, ये भी हो जाएगा, ये गो तो होगा नहीं क्योंकि सी के साथ गो लगता नहीं है, गोज भी नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट टेंस में। गोइंग के साथ पहले तो इस दिखना चाहिए, वो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या सही है, वेंट, वह कल मार्केट गई थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो पूरी तरीके से सही हो जाती है, यानी कि सही हो जाता है। आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है आपसे, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के द्वारा पूछा गया है, तो आपको ये चीजें बतानी है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्ट में द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सी सेड द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, क्या बनेगा इसका, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये किस टेंस में है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप इसका क्या कर दोगे, तो मुझे पता है कि आप इसमें राइज का सेकेंड फॉर्म लगा करके इसका आंसर कर दोगे, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ये कैसे गलत है, तो आपको याद रखना है कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है मैं बता रहा, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आपको ध्यान देना, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे कोई ऐसी बात जो सबके लिए सही हो, जैसे मैं बोलूं कि सूर्य जो चंद्रमा, अरे सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ये सारे लोगों के लिए सही है। कोई भी इसको नहीं कह सकता कि सूर्य आपका पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है,
कि अगर हैबिट की बात की जाए, जैसे हैबिट की, जैसे जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पे भौंकते हैं, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ता जो है वो आपका अजनबियों पे भौंकता है, तो वो उसकी क्या है, एक प्रकार की हैबिट है, वो उसकी आदत है, वो उसका नेचर है, तो वो करेगा। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब, जैसे मैं ये बोलूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता है वो सच में ये बने हैं, ये सबके लिए ट्रुथ है। तो ऐसे जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में यहां से पूछा जाता है, इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या बन जाएगा, सी सैड, फिर दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सबके लिए सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ऐसे ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो इसी तरीके से आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस है, इनको देख लीजिएगा, और धीरे धीरे करके मैं जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी, मैं जो इन सब क्वेश्चंस की जो कह सकता हूँ एक प्रकार से इन क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। याद रखिएगा अभी स्टार्टिंग है, कुछ दिन ऐसे ही कर लीजिए, फिर ये लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा, क्या बोला कि यहाँ पे निम्न श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, यानी कि ये कुछ नंबर दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं, 2, 6, 12, 20, 30, और साथ में आगे क्या भरा जाएगा ये आपको पता करना है। कैसे अपना दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले गैप को देख करके पता करना होता है। तो यहाँ पे आपको 4 का गैप दिख रहा, यहाँ पे आपको 6 का दिख रहा, इसके बाद आपको यहाँ पे 8 का दिख रहा, और आपको यहाँ पे 10 का दिख रहा है, यानी कि 4, 6, 8, 10। तो इसके नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इसके आगे 12 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप इसको कर लेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में भी आपको आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, यहाँ पे कुछ बोल रहा कि पेपर को कैसे लिख दिया गया है, पेपर यहाँ पे पेपर लिखा गया है, और नीचे क्या लिखा है, क्यू बी, फिर क्यू लिखा है, फिर एफ और फिर एस, यानी पी के बाद क्यू, ए के बाद बी, पी के बाद फिर से क्यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, यानी कि एक एक डिजिट आगे बढ़ गया। तो हम इसको भी कैसे करेंगे, बी के बाद क्या हो जाएगा सी, तो सी सब में, ओ के बाद पी, हाँ पी, फिर ओ के बाद पी, यानी जिसमें 2 पी हो तो कौन सा है, ये सी वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये चीजें आपसे पूछ रही, तो कैसे इसको करेंगे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हाथ बना लेंगे, फिर ये चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्या बोल रहा, रमेश 4 किमी दक्षिण, दक्षिण को मैंने बताया था कि अगर नॉर्थ जाएंगे तो ऊपर, दक्षिण जाएंगे तो नीचे, तो कितना 4 किमी दक्षिण की तरफ चलता है, नीचे की तरफ, मैंने यहाँ पे एरो नीचे की तरफ किया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला 3 किलोमीटर पूर्व, सॉरी पश्चिम, पश्चिम किधर है इधर, और पूर्व किधर है उधर, तो आपको कितना 3 किलोमीटर यहाँ पे पूर्व आता है, 3 किलोमीटर इस साइड आता है। फिर बोल रहा कि 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो यहाँ से उत्तर आपका 4 किलोमीटर ऊपर ही है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इधर यहाँ पे पहुंच गया, बोला कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, यही चीजें है कि फिर इससे यही गैप आपसे पूछ रहा, तो आंसर कितना 3 किलोमीटर ये, तो 3 किलोमीटर ये भी। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका पूरी तरीके से करेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या बोला, इसमें से कौन सा डिफरेंस है, तो मैंने कल आपको जैसे बताया था ना कि कुछ चीजें मसाले दी गई थी, बाकी एक पीने, यानी कि आपको कह सकता हूँ पीने वाली चीज यानी पेय पदार्थ आपको दिया गया था। सेम यही क्वेश्चन आपको उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। क्या बोल रहा है कि इन शब्दों में से अलग कौन है, जैसे कुर्सी है, मेज है, स्टूल है, किताब है, सोफा है, तो आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा, और आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता रहा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बाकी कुर्सी हुआ, मेज हुआ, स्टूल हुआ और सोफा हुआ, ये आपके फर्नीचर की चीजें हैं, जबकि किताब इनसे बिल्कुल अलग है, वो पढ़ने की चीजें, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि 5, 11, 23 और 47, और इसके बाद आपका क्या आएगा, क्या बोला 5, 11, 23, 47, इसके बाद आपका क्या आएगा, तो फिर से गैप वाली चीजें पहले देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे आपको कितने का गैप दिख रहा होगा, 6 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 24 का, तो यहाँ कितने का होगा, तो आपको दिख रहा होगा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यानी 48 को वहां पे 47 में ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 48 ऐड करना है यानी 95 आएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई टू का करते गया, तो ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से कह सकता हूं आपका जो कह सकता हूं कि आपके जो मैथ वाले यानी कि लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तटीय राज्य में कौन कौन से आते हैं, तो आपको मैप में पता होगा कि तटीय राज्य में आपको ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो प्लेटी वाला, ये क्या है आपका तटीय राज्य है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखे होंगे कौन सा है, तो यहाँ पे आपका गुजरात है, ये वाला पार्ट आपका महाराष्ट्र है, यहीं पे आपका गोवा है, ये आपका केरल है, सॉरी कर्नाटका, ये आपका पतला सा यहाँ पे केरल, ये तमिलनाडु, यहाँ पे आपका कह सकता हूँ कि आंध्र प्रदेश है, बीच में वो आपका कौन सा है तेलंगाना, ऊपर आपका उड़ीसा है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो इस तरीके से आपको पता होगा। तो ये क्या हो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और होता है 9 टोटल होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो गुजरात वाली बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा शेयर होता है किसके साथ, तो आपको याद रखना है ये बगल में जो पानी है यानी कि अरेबियन सी के साथ, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे ज्यादा कौन बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जो आंसर हो जाता है वो आपका गुजरात हो जाता है, सबसे ज्यादा शेयर करता है। अगर मैं बात करूं सबसे कम कौन करता है, तो आप याद रखिएगा जो गोवा है वो सबसे कम बाउंड्री को शेयर करता है। और कितने राज्य होते हैं, टोटल 9 और 4 एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, तो आपको पता है कि यहाँ पे दमन एंड दीव, यहाँ पे लक्षद्वीप और साथ में आपका अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से आपके 4 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और 9 आपके कह सकता हूँ राज्य यहाँ पे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा केरल, सबसे ज्यादा आपका गुजरात और सबसे कम आपका गोवा, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपका मेघालय के चेरापूंजी में होती होगी, ये आपको पता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेघालय के अंदर जैसे मेघालय जो है वहां पे नीचे क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, और ऊपर वहां पे 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, कुछ इस तरीके से पहाड़ी है। एक यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार की पहाड़ी है, ये कुछ इस तरीके का और कुछ इस तरीके, जिसको आप लोग गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जानते होंगे। तो याद रखिए ऊपर भी पहाड़ी, साइड साइड में भी। तो जब ये नीचे से गर्म हवाएं जाती है, तो वो आपको पता है गर्म हवाओं में जलवाष्प होता है, जब ये ऊपर जाती हैं तो इन पहाड़ियों से जब टकराती हैं तो यही क्या होती है, यहाँ पे ज्यादातर बारिश कराती है, ये आपको पता होगा। तो याद रखिएगा चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा आपकी होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये सब आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो मैं थोड़ा सा लखनऊ अधिवेशन के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि लखनऊ अधिवेशन आपका कब हुआ था, 1916 में। कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले जितने भी अधिवेशन हुए थे कभी भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपस में मिलकर भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1907 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, वो अलग हो गए, तो उनको एक अलग से कह सकता हूँ ऐसे इलाके की जरूरत थी जो उनको लगता था कि हमारा जो निर्वाचन होगा वो अलग तरीके से होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये पहला समझौता था जहां पे कांग्रेस और कह सकता हूँ आपकी मुस्लिम लीग आपस में मिल करके क्या करती है, तो इन्होंने मिल करके कह सकता हूँ कि ब्रिटेन से किस चीज की मांग की, तो पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की थी। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और नाम से जाना जाता है लखनऊ समझौता, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कब हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1916 में। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड रोलेक्ट एक्ट, ये आपको पता होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि मौलिक अधिकार में से किस अधिकार को सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका शैक्षणिक अधिकार है उसमें जो आर्टिकल 28, 29, 30 है, इसमें आपको
सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसको कहा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका शिक्षा का अधिकार, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी इसी चैनल के थ्रू मैंने आपके लिए जीएस का पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसमें आपके लिए कह सकता हूँ हिस्ट्री, साथ में आपका पॉलिटी और साथ में आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले पोर्शन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो वो बच्चे भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो चीजें जीएस की सेम होती है, वो बदलने वाली नहीं होती है। तो ये चीजें हम वहां पे डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट वहां पे डेवलप किए जा रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट साथ में एमसीक्यू, यानी ये चीजें जब मिक्स होंगी तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो आप उन चीजों को भी देखिएगा ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन, जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, उस चीज को भी आप देखिएगा, वहां से आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि भारत में जब ब्रिटेन के लोग छोड़ के गए तो उस समय भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी। तो वहां पे जो भारत की सरकार थी उसने क्या की, उसका ज्यादातर जो फोकस था वो किस पे था, तो आपको याद रखना है वो आपका कृषि पे था। तो उन्होंने 5 वर्षों की एक प्रकार की योजना बनाते थे, जिसमें 5 सालों का एक टारगेट रखा जाता था कि इस तरीके की चीजें होंगी कृषि के अंतर्गत, फिर हम क्या करेंगे अगले 5 सालों के लिए फिर से योजना बनाएंगे। तो पहली बार ये जो पंचवर्षीय योजना बनी थी वो कब बनी थी, तो आंसर हो जाएगा 1951 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ये आपका हो जाता है कह सकता हूं कि 1951 में पहली बार भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने अभी जो वीडियो अभी आपके लिए बनाई ना, जो बोल रहा जीएस का सेशन, वहां पे मैंने इसके बारे में अभी बताया कि पंचवर्षीय योजनाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो याद रखिए पहले ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है। तो आपको याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान देना है, क्रिकेट से ये संबंधित है। किस खेल से, क्रिकेट से। और दूसरी चीज इसमें कौन जीता है 2026 में, तो आपको याद रखना है विदर्भ की जो टीम है ये आपकी जीतती है, जो कि आपके मध्य प्रदेश का होता है। तो याद रखिए कौन सा आंसर हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो ये कौन हो गई, ये आपकी विजेता टीम हो गई। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी उप विजेता कौन है, तो आपको याद रखना उप विजेता टीम आपकी कौन है। तो याद रखिएगा सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो याद रखिए उप विजेता कौन था, तो आपका सौराष्ट्र था। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया है। तो याद कहाँ शुरू किया गया, तो याद रखिएगा ये आपको जिनेवा में नहीं, न्यूयॉर्क भी नहीं, पेरिस भी नहीं, दावोस, ये कहाँ जगह पड़ती है। तो याद रखिएगा ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ती है। तो इस यहीं पे यहाँ पे ये गलत हो गया, मैं सही से लिख दे रहा, स्विट्जरलैंड में ये यहीं पे आपका सम्मेलन हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो दावोस कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, कौन सा देश समुद्र तल से 400 मीटर नीचे दुनिया की सबसे गहरी सुरंग बना रहा है। तो याद रखिएगा कल मैंने आपको मैप में नॉर्वे दिखाया था, जिसकी बाउंड्री कह सकता हूं, जिसकी जो तटीय बाउंड्री है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पे आती है। पहली कौन सी, कनाडा की आती है, और दूसरे पे आपकी नॉर्वे की, तीसरे पे आपकी रूस की। तो जो नॉर्वे है वहीं पे ये सबसे गहरी सुरंग आपकी बन रही 400 मीटर समुद्र से नीचे, समुद्र तल से। तो याद रखिए कौन सा देश हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा कि हाल ही में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान का 5G उपयोगकर्ता देश बन गया है। यहाँ पे ये रहेगा बन गया है। तो आपको ध्यान देना है 5G को सबसे पहले किसने चलाया, दक्षिण कोरिया ने। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा पहले 5G का स्टार्टिंग हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे सारे देश आपके 5G का उपयोग करने लगे। तो भारत जो है फिलहाल में इस टाइम पे इसका जो सेकेंड यूजर है, यानी कि सेकेंड मोस्ट
यूजर हो गए हैं यहाँ पे भारत के, तो वो भारत कौन सी रैंक पे आ गया 5G का उपयोग करने में, तो याद रखिएगा ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड नंबर पे आता है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखना है जो चीन है ये 5G का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, ये आपका फर्स्ट रैंक पे अभी विद्यमान है। ये आपको ध्यान देना है, भारत 400 मिलियन लोगों में क्रॉस कर गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, सेकंड रैंक पे ये आपका आ जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी पूरे क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वेक्षण कहां से शुरू किया गया। याद रखिएगा डॉल्फिन जो है वो एक प्रकार की संकटाग्रस्त प्रजाति है, यानी कि देश अब वो कम पाई जा रही हैं, तो उसको भारत सरकार बचाने का कार्य करती है। और ऐसी योजना है वो न जाने मतलब वो कई सालों से चला रही हैं। तो अभी इस साल भी आपका हुआ है, तो याद रखिए किस जिले से हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका बिजनौर। तो याद रखिएगा जो डॉल्फिन का सर्वेक्षण है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आपका बिजनौर जिले से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जीके से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बोला कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपको पता होगा हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपके हिमाचल बोर्ड में भर्ती भी निकाली है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले राज्यपाल, पहले मंत्री, ये सब आपको आना चाहिए। तो याद रखिए पहले जो राज्यपाल थे वो आपके कौन थे, तो एस चक्रवर्ती, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि किस प्रमुख ऐतिहासिक स्थल को विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा आपको पता होगा कि जो कालका शिमला रेलवे है इसको यूनेस्को में आपका शामिल किया गया, यानी कालका से रेल लेकर के शिमला तक के बीच में जो ट्रेन का आपको पता है कि ट्रेन चलती है, वो जो दृश्य है वो काफी ज्यादा अविश्वसनीय होता है। तो वो जो वहां की वो जो चीजें हैं उसको क्या किया गया, उसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में आपका शामिल किया गया है, ये आपको पता है। अब आपको पता है कि यूनेस्को में कई प्रकार की जो विश्व की धरोहरें होती हैं उनको शामिल किया जाता है, उसी तरीके से आपका कालका शिमला रेलवे शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा आज यहाँ पे आपके लिए 32 क्वेश्चन थे, बाकी 3 क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो ध्यान दीजिएगा आगे से ये 35 आपको पूरे मिलेंगे। उससे पहले यहाँ पे जितने भी चीजें आप एक बार इनको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड करा दिया कि WBC को आपको प्रतिरक्षा, ये हमारे बॉडी में जम से हमारी रक्षा करता है। अगला इंसुलिन कहाँ पे, अग्नाशय में, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। साथ में कह सकता हूँ ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है ये मधुमेह या डायबिटीज के कह सकता हूँ कि उनके अंदर जब कमी होती है जैसे व्यक्तियों को, तो उनको डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ मैंने बताया कि जो यूरिया जैसे फर्टिलाइजर होते हैं उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। उष्मा का मैंने यहाँ पे 3 प्रकार आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन भी मैंने आपको समझाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका ये हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे 5 आपके हिंदी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए। इसके बाद आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, आर्टिकल को किस तरीके से भरना है, और इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको क्वेश्चंस है ये समझ भी आ रहे होंगे, आपको पसंद भी आ रहे होंगे, और इसी तरीके से आप इन चीजों को देखते रहिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।